नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जेआरएफ 4 बार, नेट पास। आज की क्लास यूजीसी नेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर सेट और पीजीटी के लिए बहुत ही रामबाण है और ऐसे सवाल बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्लास है, एकदम स्टैंडर्ड लेवल है उसका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। जो भी दोस्तों क्लास कर रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है सबको। राम राम, सलाम, जय श्री राम और वाहेगुरु। ठीक है, तो सबको दोस्तों हमारी ये जो क्लास है वो 371 है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको क्लास के बाद में। ठीक है, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए। तो आज की क्लास हमारी मैराथन क्लास है और आज की क्लास में लगभग आपको मैं बताऊं लगभग 50 सवाल की समथिंग आवाज आ रही है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। एम केसरी जी, नेहा कुमारी जी, वेलकम। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा नया बैच शुरू हो गया है। ठीक है, 6 महीने का बैच केवल 1499 रुपए में है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? थ्योरी क्लास मिलेगी, क्योंकि देखो बहुत बच्चे फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, सर क्या क्या मिलेगा। तो मैं इस क्लास के पहले ही बता दूं कि हमारे नए बैच में क्या मिलेगा। थ्योरी प्लस पीडीएफ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज और प्लस मिक्स मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ में क्या मिलेगा आपको? मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ में टेस्ट सीरीज, यानी कि जैसा आपका एग्जाम होता है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही टेस्ट आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबकी पीडीएफ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, और पेपर वन का फुल कोर्स मिलेगा साथ में। ठीक है, फुल कोर्स। और देखो पीवाईक्यू क्लास मिलेंगी आपको, पीवाईक्यू क्लास। ठीक है, अब कुछ आपको केवल 1499 रुपए में प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और दोस्तों अपने भविष्य में जो आने वाला एग्जाम है उसको सफल बनाने में अपनी सहायता कीजिए। ठीक है, तो हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहा होगा 2 नंबर हमारे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। गुरजोत कौर जी वेलकम, कल्पना जी वेलकम। ठीक है, तो पहला सवाल आप सभी के सामने। देखो आप सोच रहे होंगे मैं क्लास के समय में प्रैक्टिस सेट क्यों ला रहा हूं। तो देखो भाई, हमने क्लास की थ्योरी करा दी है। ठीक है, अब बारी है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको समझाने की। ठीक है, ताकि आप पहले क्लास कीजिए थ्योरी वाली, फिर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि कहीं से भी इतिहास के किसी भी कोने में से आपका आयोग सवाल दे, आप दोस्तों करके मानोगे इसको। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 100/100 है। ठीक है, तो पहला सवाल आप सभी के सामने है। देखो सवालों का लेवल आप सभी को पता होगा, जो क्लास करते हैं रेगुलर सभी को पता होगा हमारा लेवल कैसा होता है। ये सवाल बार बार घुमा फिरा कर एग्जाम में आके आते हैं। ठीक है, पहला सवाल आप सभी के सामने देखो, सिकंदर अथवा यूनानी आक्रमण। ठीक है, क्योंकि सिकंदर यूनान का था, क्योंकि इसने 326-27 के करीब भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो सिकंदर अथवा यूनानी आक्रमण के परिणामों, जब वो आक्रमण करके चला गया, जब उसकी सेना 19 महीने के बाद में हार मानने लगी, ठीक है, तब वो रावी नदी, सिंधु नदी के आसपास से चला गया। ठीक है, तब उसके बाद जो परिणाम हुए वो उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। देखो
इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण के समय क्या क्या पृष्ठभूमि थी, कैसी कंडीशन थी, किस किस के साथ में युद्ध हुआ, और जब वह गया वापिस तो परिणाम क्या हुए। 3 कारण बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। देखो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि अब आयोग हो चाहे दोस्तों स्टेट कमीशन हो, अपने एग्जाम को एकदम हाई लेवल का बनाने के लिए दिन ब दिन लगे हुए हैं, ठीक है। बस कसर इस बात की है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। आप हो सकता है दोस्तों ग्रुप डी वाले सवाल पढ़ रहे हो, ठीक है, ग्रुप डी वाली थ्योरी पढ़ रहे हो, परंतु उससे काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, परंतु सत्यता यही है कि भाई अब आपको आयोग से भी एक कदम आगे बढ़कर पढ़ना पड़ेगा, आयोग से भी एक कदम बढ़कर पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आयोग हम हैं, आप ये सोचो कि आयोग हम हैं, हम देखते हैं किस कोने से सवाल रखेगा आयोग, ठीक है। सबका स्वागत है, रजिंदर कौर जी, पूजा राणा जी, लक्की बाबू जी, सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है, ठीक है। आप दोस्तों ये मानिए कि आप आयोग के बाप हैं, ठीक है, आप हार मत मानिए। देखो थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस सेट करिए, बार बार करिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा आपको कि भाई एग्जामिनर सवाल कहां से दे रहा है, ठीक है। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। देखो सभी कमेंट कीजिएगा। देखो अगर कमेंट आप गलत कर रहे हैं, यानी कि सवालों का आंसर आप पर नहीं आ रहा है, फिर भी तुक्का मारिए। देखो यार ऐसा होता है कि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप गलत कर रहे हैं तो आपको डर तो लगेगा, परंतु डरना मना है हमारी क्लास में। आप कमेंट कीजिए, आपको दोस्तों ऐसा लगेगा कि भाई ये नहीं था ये था, दिमाग में एक हलचल पैदा होगी कि भाई चलो ठीक है मेरा गलत बेशक सही, मगर अब ठीक हो गया। यानी कि दोस्तों माइंड पर दबाव डालो, कमेंट करके, कमेंट जरूर करो आप, ठीक है। सवाल देखिए, देखो मैंने भी जब नेट जरफ किया तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, बहुत बड़ा रोल है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे गलत करो दोस्तों, करो जरूर, ठीक है। हिम्मत मत हारिए कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, कीजिए। आज गलत करोगे कल को सही करोगे, ठीक है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। आज गर्मी ज्यादा है, ठीक है। रामदास भैया जी वेलकम आपका, ठीक है। देखिए आप सभी जानते होंगे सिकंदर, ठीक है, यूनान से आया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के स्वरूप प्राचीन यूरोप तथा भारत के निकट संपर्क स्थापित हुए। देखो दोस्तों जब यूनान का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण हुआ और भारत जब दोनों का आक्रमण हुआ तो क्या क्या हुआ। देखो सामाजिक, धार्मिक और देखो चिकित्सा के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, ठीक है, नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई। आज हम खगोल शास्त्र देख लें, चाहे मूर्ति कला देख लें, ये यूनानी प्रभाव है, ठीक है, ये यूनानी प्रभाव है, ठीक है। तो बिल्कुल यूनान और भारत के बीच में एक निकट संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। तो पहला ठीक है। दूसरा, सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल और जल मार्गों के द्वार खुले, जिससे व्यापार में वृद्धि। बिल्कुल ठीक है। देखो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तब सिकंदर ने कुछ अपने सेना थलमार्ग से भेजी, कुछ जलमार्ग से भेजी, ठीक है। परंतु जब वो गए तो कुछ सेना उसने थलमार्ग से भेजी और कुछ सेना उसने जलमार्ग से भेजी। तो इससे ये साबित होता है कि जब वो आया तो वो अलग रास्ते से आया, जब वो गया तो वो अलग रास्ते से गया। 2 बार 2 रास्ते आने के, 2 रास्ते जाने के, ठीक है। आप जानते होंगे
भाई पश्चिमोत्तर भारत में खैबर और गोमल दर्रा, ये दो दर्रे थे जिनको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, खैबर और गोमल दर्रा। ठीक है, इससे पहले इन्होंने 4 भिन्न भिन्न स्थल और जल मार्ग ढूंढ लिए थे। ठीक है, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, यूनानी लेखन से भारतीय इतिहासकारों को, ठीक है, यूनानी लेखन से भारतीय इतिहासकारों को भारतीय संबंध में तिथि क्रम निश्चित करने में सहायता मिली। बिल्कुल ठीक है भाई दोस्तों। देखो, जब आप मेगास्थनीज देख लो, यूनानी था ये। ठीक है, और आप कह सकते हैं भाई हेरोडोटस भी यूनानी था, इसने फारस का आक्रमण पर एक किताब लिखी। ठीक है, फारस का था। तो देखो, चाहे वो टेशियस की बात कर लो, चाहे वो मेगास्थनीज की बात कर लो, चाहे वो डायोडोरस की बात कर लो, चाहे डायमेकस की बात कर लो, कितने सारे मौर्य काल में राजदूत आए। ठीक है, ठीक है। तो यूनानी लेखन यानी कि यूनानी जो इतिहासकार थे उनके लेखन से जो है तिथि क्रम का पता चलता है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। देखो, तभी तो उसका जो डेट है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो लगभग 323 ईसा पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है। चौथा, सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत में एकता स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रगामी सिद्ध हुआ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य तो सिकंदर के जाने के बाद आया, परंतु जो सिकंदर था उसने धीरे धीरे 19 महीने रहा, आप जानते होंगे। 19 महीने उसने जितनी भी जातियां थी सबको परास्त करके अपने में मिला लिया, और वही जो उसकी सेना की मजबूती सिद्ध हुई। इसलिए कहते हैं कि भाई वो महान था, वो आप तक हारा नहीं था। भाई कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि भाई पोरस ने उसको हराया था, ये गलत है। पोरस की हार हुई थी, फिर दोनों ने मित्रता कर ली थी। ठीक है, तो दोनों ने मित्रता कर ली थी, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, हमें कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि भाई कहते हैं कि पोरस ने सिकंदर को हरा दिया और तब वो वापस चला गया, ये गलत है। जो इतिहास कहता है उसको मानना पड़ेगा, तोड़ मरोड़ कर पेश करने से कोई फायदा नहीं है। सिकंदर ने पोरस को हराया था तो हराया था। ठीक है, समकालीन जो इतिहासकार है वो भी गवाही देते हैं कि भाई वो हार गए थे, और पोरस की जो कहते हैं ना भाई उसकी ताकत को देखकर, उसके जुनून को देखकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ, फिर दोनों दोस्त बन गए। ठीक है, तो भाई चौथा भी ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही है वो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि चारों में से कोई सा भी गलत नहीं है। बहुत ही शानदार सवाल है, देखो मैंने व्याख्या भी की है। ठीक है, राजन कुमार पासवान जी, गुड इवनिंग, वेलकम। आइए दूसरा सवाल आपके सामने है। ठीक है, दूसरा सवाल, पितृ। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आपने अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ी होगी तो आसानी से लगा सकते हो। अगर थोड़ी बहुत भी आपने लापरवाही की होगी तो भाई ये सवाल आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पितृ पूजा, ठीक है, यानी कि पिता की पूजा, ठीक है, बड़े बूढ़ों की पूजा। तो पितृ पूजा से संबंधित महापाषाण मानव आकृतियों से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण माने पत्थर। ठीक है, मानव आप जानते होंगे, मानव आकृति, मानव की आकृति, मानव की मूर्ति। ठीक है, देखो महापाषाण यानी कि जो काल, जिस काल में सबों को मतलब लोगों की शरीर को दफनाने के लिए जिन बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे जिस समय, उस समय को बोलते हैं महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल की जो मानव मूर्ति मिली है उससे यह सिद्ध होता है कि भाई पितृ पूजा होती होगी। जब वो लोग दफनाते थे उनको
तो उनके खाने पीने की सामान रखते थे, ठीक है, क्योंकि उनको विश्वास था कि जब ये मर जाएंगे तो मरने के बाद भी ये कुछ खाते पीते होंगे, ठीक है। कोई बकरी रख रहा है, कोई खाने का सामान रख रहा है, कोई दारू रख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता था। तो आपको बताना है कौन सा तथ्य सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये है ए में है ए बी सी डी, ए बी सी डी। दूसरा है ए बी डी ई, ए बी डी ई, ठीक है। तीसरा है बी सी डी ई, बी सी डी ई, और डी है ऑप्शन ए बी सी डी ई, ठीक है। ये ऑप्शन है। नेहा जी कह रही है सही नहीं पूछा गया है। हाँ बिल्कुल ये पूछा गया है, परंतु सभी सही हैं, ठीक है, सभी सही हैं, इसलिए कोई भी गलत नहीं है। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, ठीक है, जो इतनी रात में क्लास कर रहे हैं। आपको 40 सेकंड का समय मिल रहा है कमेंट करने के लिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों दूसरे सवाल में देखते हैं। पहला ऑप्शन है सर्वप्रथम मोतुर तथा चंगम तालुम तमिलनाडु में पड़ता है, तो इस प्रकार की पत्थर निर्मित मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो महापाषाण काल का जो स्थल थे वो तमिलनाडु के आसपास में मिलते हैं, केरल के आसपास में मिलते हैं, कर्नाटक के आसपास मिलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से महापाषाण काल था, तो वहां पर मोतूर और चंगम तालुम तमिलनाडु से पत्थर निर्मित मानव आकृतियां मिली हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, उसके बाद 15 ऐसे स्थल खोज लिए गए जहां इन मानव आकृतियों की उपस्थिति मिलती है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मोतुर और चंगम तालुम के बाद में 15 स्थल और खोजे गए जहां इन मानव आकृतियों की उपस्थिति मिली है। तीसरा, विलुपुरम व उदयनारायणम तमिलनाडु, कपेरलागुरु गोदावरी के निकट, अबलम बायल केरल और मिडी मल्ला कुमारी आंध्र प्रमुख है, ठीक है। यानी कि देखो मोतुर और चंगम तालुक के बाद में 15 स्थल मिले, और उनमें भी जो सी ऑप्शन है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा, आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थित एगू वांकतला चेरुवु से 3 मानव पाषाण आकृति एक साथ मिली है, यानी कि 3 मानव की जो सब है वो एक साथ दफनाए गए हैं। तो भाई इसमें चौथा भी ठीक है। पांचवा, टोटी गुट्टा तथा डोंगा टागू आंध्र प्रदेश के गड्ढे वाले कब्रगाहों, ठीक है, गड्ढे वाले कब्रगाहों से मस्तक विहीन मानव पाषाण आकृतियां मिली हैं। देखो दोस्तों ये इसलिए गलत है 5वां ऑप्शन कि मस्तक विहीन नहीं, मस्तक मतलब सिर, यानी कि सिर विहीन नहीं थी, हाथ नहीं थे उनके, हाथ नहीं थे सिर था, तो इसको बोल रहे हैं हस्तविहीन, हस्तविहीन थी वो, ठीक है, वो हस्तविहीन आकृतियां थी, मस्तक विहीन नहीं था। तो इसमें ए बी सी डी ठीक हो जाएगा, ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर
हो जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल है, आपको मैं कह रहा हूं ढूंढे से भी नहीं मिलेगा ये सवाल। ठीक है, अगर क्लास के सवालों का स्टैंडर्ड आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को बताइए कि मैं पूरे भारत में, दोस्तों मैं कह रहा हूं इतना शानदार कोर्स है, इसमें आपको थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ठीक है, पेपर 1 का फुल कोर्स केवल 1499 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल, प्राचीन भारत में गणित से संबंधित निम्न तथ्यों में से सत्य का चयन कीजिए। गणित, आपको जाना है गणित के बारे में, सत्य का चयन करना है। ठीक है, आपको सत्य का चयन करना है। ठीक है, मुझे आशा और विश्वास है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दोस्तों ये सवाल पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, इसलिए वो लाइक भी कर रहे होंगे, तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखो दोस्तों इतने वैसे बहुत बच्चे सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत बच्चे लोग बताते हैं कि भाई वहां कर लीजिए कोर्स, क्योंकि देखो लगातार डेली फोन आते हैं मुझ पर, आज भी फोन आया था, कल भी फोन आए थे बच्चों के, सर किसी ने बताया मुझे सजेस्ट किया है, तो भाई बिल्कुल सही सजेस्ट किया है आपको। और ये ऐसा चैनल है कि कम से कम प्राइस में बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाती है। तो आइए, पहला सवाल, प्राचीन यूनानी ज्यामितीय विशेषज्ञों की तरह प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने समीकरणों के साथ साथ निर्देशात्मक व्याख्या और सत्यापन नहीं प्रस्तुत किए थे। देखो दोस्तों, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ और यूनान और भारत में संबंध स्थापित हुए तो यूनानियों ने भारत से बहुत कुछ सीखा और यूनानियों से भारत ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो देखो यूनानी ज्यामिति भारत ने एक्सेप्ट की। ठीक है, और जो प्राचीन भारतीय थे उन्होंने समीकरणों के साथ साथ निर्देशात्मक व्याख्या और सत्यापन का विवरण नहीं दिया था, जबकि जो यूनानी थे वो व्याख्या कर रहे थे। ठीक है, इतना अंतर था। तो इन्होंने व्याख्या वगैरह सत्यापन वगैरह यूनानियों से सीखा था। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक की रचना अमोघ वर्ष ने की थी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ठीक है, गणित सार संग्रह की पुस्तक दोस्तों अमोघ वर्ष ने की। ठीक है। तीसरा, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए एक सूत्र भास्कर द्वितीय की लीलावती नामक ग्रंथ में प्रस्तुत है। देखो ये ग्रंथ है। देखो दोस्तों, जो अमोघ वर्ष था, अमोघ वर्ष, ठीक है, इसने गणित सार संग्रह की एक पुस्तक लॉन्च की। ठीक है, उस पुस्तक में उसने दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का, ठीक है, इस पुस्तक में क्या क्या था, इसमें दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल प्लस परिधि, ठीक है, परिधि के लिए एक सूत्र निर्धारित किया। आगे चलकर क्या हुआ, ये जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल था इसका फॉर्मूला गलत साबित हुआ और जो परिधि थी इसका जो फॉर्मूला था वो सही साबित हुआ। ठीक है, इसका सही साबित हुआ। तो देखो ये जो गलत है वो इसलिए गलत है कि दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए एक सूत्र अमोघ वर्ष की पुस्तक गणित सार संग्रह में उपस्थित था। ठीक है, तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा, भास्कर द्वितीय के लेखन में कलन गणित अर्थात
कैलकुलस के कुछ महत्वपूर्ण विचार निहित हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो इस प्रकार ए ठीक है, बी ठीक है और डी ठीक है। इस प्रकार ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सवाल एक से एक बढ़िया आपके सामने हाजिर है तो भाई कमेंट में उत्तर दीजिए। ठीक है, कमेंट में उत्तर दीजिए। देखो मेरा भी थोड़ा उत्साह वर्धन किया करो। ठीक है, मुझे भी तो लगेगा कि हाँ भाई देखो फीडबैक बहुत जरूरी है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते होंगे या कोई भी कार्य करते होंगे, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका मेहनत अच्छा है, अगर कोई रिस्पॉन्स दूसरे से नहीं मिलता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है यार मैं काम सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर देखो आप ईमानदारी से बताना कि सवालों का लेवल और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे तो देखो कोर्स में लगभग 300 के करीब बच्चे शामिल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई अच्छा पढ़ा रहा हूँ। परंतु कभी कभी आप कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। रामदास जी कह रहे हैं सर जी एमए के बाद बीएड करें या नेट जेआरएफ की तैयारी करें। देखो रामदास जी ये तो कुछ लंबी बात का विषय है। वैसे तो आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एमए के बाद में बीएड भी कर सकते हैं और आप नेट की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मीना कुमारी जी गुड इवनिंग, साहिल नूर जी गुड इवनिंग, वेलकम। नेहा जी कह रहे हैं जी सर। नतन्या जी कह रही है वेरी नाइस, थैंक यू। कुसुम शंकर जी थैंक यू। ठीक है, 5वां सवाल आपके सामने है। ठीक है, देखो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो कभी कभी यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, किसी को बताया करो यार सस्ता कोर्स है, आप ज्वाइन कर लीजिए। देखो जिस दिन पास हो जाओगे ये पैसे कुछ भी नहीं लगेंगे आपके सामने। ठीक है, तो आइए 5वां सवाल, निम्न में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी। ठीक है, एक से एक बेहतरीन सवाल आपके सामने मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, बौद्ध साहित्य में इंडो ग्रीक शासक मिनांडर का उल्लेख है। बिल्कुल ठीक है। देखो आप जानते हो कि मिनांडर कौन था भाई, इंडो ग्रीक जो शासक था उसमें एक मिनांडर बड़ा महत्वपूर्ण था, जो जिसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे और उसको नागसेन ने शांत किया था। और जो पुस्तक थी इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलिंद पनों में मिलता है, मिलिंद पनों में। इन दोनों की वार्तालाप, ठीक है, नागसेन की और मिनांडर की जो वार्तालाप है वो मिलिंद पनों पुस्तक में मिलता है। ठीक है, तो पहला ठीक है। दूसरा, क्षेमेंद्र कृत अवदान कल्पलता से पता चलता है कि उसने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो पहला भी दूसरा भी ठीक है, क्योंकि क्षेमेंद्र की एक अवदान कल्पलता पुस्तक है, इसमें कहा गया है कि जो मिनांडर था इंडो ग्रीक शासक था, उसने बहुत सारे, क्योंकि वो बौद्ध बन गया था, उसके मन की जो तृष्णा थी, क्योंकि उसका मन शांत नहीं था और नागसेन ने शांत किया, तब वो बौद्ध बना और उसने अनेक स्तूपों को निर्माण करवाया था। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनों में बौद्ध भिक्षु नागसेन मिलिंद नामक राजा के दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मिलिंद दोस्तों कौन था? ये मिलिंद मिनांडर को कहा गया है। ठीक है, तो पाली भाषा में एक पुस्तक है मिलिंद पनों और ये जो मिलिंद था वो मिनांडर था। ठीक है, तीसरा भी ठीक है। चौथा, इससे प्रभावित होकर वह बौद्ध हो जाता है और मिलिंद मिनांडर का प्राकृत रूपांतरण में जाना जाता है। तो भाई दोस्तों ये गलत है, क्योंकि देखो इससे प्रभावित होकर वह बौद्ध बन जाता है, यहां तक तो ठीक है, परंतु मिलिंद मिनांडर का
प्राकृत रूपांतरण में जाना जाता है। देखो दोस्तों, मैंने कहा कि जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य वो पाली भाषा में है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है, ठीक है। और देखो, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए थे, यानी कि आम बोलचाल की भाषा थी प्राकृत, और जो लिखने की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। तो भाई इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत नहीं, पाली भाषा में, ठीक है। इसमें ए बी सी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। गुरजोत जी कह रहे हैं हाँ जी सर बहुत अच्छा क्लास है, इतने डीप क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखे। अच्छा, थैंक यू जी गुरजोत जी, आपने अभी भी जल्दी में कोर्स ज्वाइन किया है, आपका धन्यवाद, ठीक है गुरजोत जी। और देखो, अगर आपको लगता है गुरजोत जी के सवाल का लेवल अच्छा है तो आप अपने फ्रेंड को बताओ, ठीक है, आप किसी को तो बताओ, ठीक है। देखो आप, मैं कह रहा हूं इतने प्रकांड विद्वान बन जाओगे आप, जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। बहुत कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर असत्य कथन की पहचान करें। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये दावे से कहता हूं कि आप पूरे भारत में, देखो यूट्यूब है, क्लास चलती रहती है, आप पूरे भारत के टीचरों को देख लेना, ठीक है, सवालों का लेवल मिलाकर देख लेना, कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूब हो या कोचिंग सेंटर हो, कोई भी देख लेना आप, ऐसे सवालों को थर थर काम लगेंगे, थर थर काम लगेंगे वो, ठीक है। यहां दोस्तों मैंने कभी भी छोटे सवालों से समझौता नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं बड़ा लेवल, तो बड़ा लेवल का सवाल, ठीक है। कुसुम सोनकर जी कह रही थैंक यू सर, और कह रही है सर मैं जून के एग्जाम नहीं दे पाई पर दिसंबर का एग्जाम देना है और मैं बहुत मेहनत करूंगी, मुझे पास होना है। चिंता ना करो, आप पास हो जाओगी, चिंता ना करो आप, ठीक है। राजेंद्र कौर जी वेरी नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी। तन्या जी करिए वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, ठीक है। आइए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर आपको असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। देखो पूरा ये सवाल ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है। आप जानते होंगे भाई सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 पार्ट थे, ठीक है। पहले का नाम था प्राक सभ्यता, प्राक हड़प्पा। दूसरे का नाम था परिपक्व हड़प्पा, और तीसरे का नाम था उत्तरोत्तर हड़प्पा। अगर हम इसके समय की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर जो प्राक हड़प्पा था, यानी कि यह समय ग्रामीण अवस्था थी। इस समय सिंधु सभ्यता की जो ग्रामीण समय था उसको बोला गया है प्राक हड़प्पा सभ्यता। इसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व था, ठीक है, बीसी। और जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है उसका काल 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है। और उत्तरोत्तर हड़प्पा की बात करें तो 1750 से लेकर 1500 ईसा पूर्व निर्धारित है ये, ठीक है। और इसके बाद में हमारा ऋग्वैदिक काल स्टार्ट होता है। तो आइए, ठीक है, नौसारो। देखो नौसारो सबसे पहले ये जान लीजिए कहां पर है। नौसारो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। और यहां से क्या मिला है, ठीक है दोस्तों, यहां से क्या मिला है भाई, यहां से मिला है, यहां स्त्रियों की ऐसी मरण मूर्तियां मिली हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा है। मरण मूर्तियां मतलब क्या होता है, यानी कि पकी हुई मिट्टी
से बनी जो मूर्ति थी उनको मृण मूर्तियां कहा गया है। थोड़ा गौर दीजिए, मृण मूर्तियां पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से बनी जो मूर्ति थी, जो अर्ध नग्न थी, मतलब नंगी मूर्तियां थी, कुछ ऐसा नहीं था, कपड़ा टाइप नहीं था, तो जिनकी मांग में सिंदूर भरा था वो मिला है 9 सारों से। पहला ठीक है। दूसरा कुंतसी, ये कहाँ है? ये भी हमारे गुजरात में है। ठीक है, आप जानते होंगे गुजरात में एक प्रांत है मोरबी। तो मोरबी में एक घटना घटी थी, एक जो पुल था वो गिर गया था, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। तो मोरबी में, गुजरात के मोरबी में एक पुल था, वो गिर गया था। तो जो कुंतासी है मोरबी जिले के गुजरात में है। भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती थी। देखो दोस्तों, ये भी ठीक है। जो कुंतासी था, कुंतासी में एक विशालतम हड़प्पा कालीन बंदरगाह मिला है और बंदरगाह बस्ती मिली है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा देखें, हुलास। हुलास कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। सहारनपुर जिले में है। ठीक है, यहाँ क्या मिला है? यहाँ विशेष रूप से यहाँ गेहूं की कृषि के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और देखो यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है ASI द्वारा, इसलिए यहाँ की जमीन को जो ग्रामीण लोग हैं वो घेर रहे हैं, यानी कि उसको अपना बना रहे हैं। तो तीसरा भी ठीक है। चौथा सनौली, यहां से भाई एक बड़ी तलवार मिली है और 125 कब्रगाह मिले हैं। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। बागपत जिले में, ठीक है, बागपत जिले में। यहां से क्या मिला है? एक बड़ी तलवार मिली है, तलवार। ठीक है, 125 शवग्रह मिले हैं, शवग्रह। ठीक है, रथ मिला है, बर्तन मिले हैं। ठीक है, चांदी के बर्तन। तो सनौली हड़प्पा स्थल का अंतिम ज्ञात कब्रगाह स्थल, क्योंकि देखो इसकी खोज कब हुई थी? 2006 में पता लगा था। अमित शर्मा ने इसकी खोज की थी। पांचवा, सुरकोटला के अंतिम स्तर में घोड़े की अस्थियां मिली हैं। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम बात करें कहां पर है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। और गुजरात के सुरकोटला में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड्डी मिली है। तो पांचवा भी ठीक है। तो भाई इस हिसाब से कोई सा भी गलत नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर F यानी कि कोई भी गलत नहीं है, सही आंसर हो जाएगा। कितना बेहतरीन व्याख्या की है। देखो आप ये मान लो भाई कि अगर सवाल सिंधु सभ्यता में से आएगा तो यही कहीं ना कहीं से यहां से भी आ सकता है। बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन का चयन कीजिए। देखो दोस्तों, मैं PDF आपकी बना रहा हूं और जब क्लास आप कर लो तो JB स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड करना और आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, जो भी क्लास कर रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। शाइन नूर जी करिए नाइस। आइए सवाल को देखते हैं। पहला ऑप्शन है, राजेंद्र चोल के समय गंगा घाटी अभियान में पाल शासक महिपाल प्रथम की हार हुई थी। देखो गंगा घाटी अभियान राजेंद्र चोल ने किया था।
कहते हैं इसके जो घोड़े थे वो गंगा उत्तर भारत तक गए और वहां की गंगा से पानी लेकर आए और वहां से उसने कई राजाओं को हराया। ठीक है, गंगा घाटी अभियान किया था। ठीक है, और पाल शासक महिपाल को हराया था। पहला ठीक है। दूसरा, गंगा घाटी पर विजय पाने के बाद राजेंद्र चोल अपनी विजय सेना के साथ गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान किया था। तीसरा, इस अभियान में सेनापति दंडनाथ था। बिल्कुल ठीक है, दंडनाथ था। चौथा, इस अभियान की सफलता पर राजेंद्र चोल ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो देखो अब आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, आपको यही तो बताना था कौन सा गलत है। तो देखो भाई, गंगा घाटी पर विजय पाने के बाद, क्योंकि गंगा घाटी पर जो विजय अभियान किया था वो राजेंद्र चोल के समय तो हुआ, परंतु जब विजय करने गया था उसका नाम था विक्रम चोल। क्या नाम था? विक्रम चोल। ठीक है, क्योंकि देखो जब आदमी स्नान करेगा तो साक्षात वहां मौजूद होगा। वहां गंगा राजेंद्र चोल मौजूद नहीं था, उस समय विक्रम चोल मौजूद था। ठीक है, यानी गंगा घाटी पर विजय पाने के बाद विक्रम चोल अपनी विजय सेना के साथ गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान किया था। यही गलत हो जाएगा और बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है और बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार। देखो थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको मैं छोटा कर देता हूं। दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा और कर दूं, थोड़ा। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अब शायद आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है। आरती दांगी जी वेलकम आपका, गुड इवनिंग। दोस्तों पूरे 40 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लोग करने के लिए आपको।
तो दोस्तों आइए अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र, ठीक है, आप सभी जानते होंगे अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है। ठीक है, देखो उसको कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त, और उसको चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तीन नाम उसी के हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो आइए प्रथम अधिकरण, ठीक है, तो प्रथम में देखें क्योंकि 10 अधिकरण है, तो प्रथम अधिकरण में राजस्व, प्रशासन, राज्य की समस्या तथा ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन करता है। प्रथम में बिल्कुल ठीक है, अधिकरण मतलब दोस्तों अध्याय। ठीक है, तो प्रथम अध्याय में क्या है, राजस्व, प्रशासन, राज्य की समस्या, ज्ञान की शाखाओं आदि का वर्णन है। दूसरे में नागरिक प्रशासन विभागों के बारे में वर्णन किया गया है, बिल्कुल ठीक है। तीसरे अधिकरण में दीवानी कानून की विवेचना की गई है, बिल्कुल ठीक है। चौथा अधिकरण में फौजदारी कानून की व्याख्या की गई है, बिल्कुल ठीक है। पांचवा वाणिज्यीकरण, ठीक है, वाणिज्यीकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन की विवेचना की गई है। छठे अधिकरण सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग आप जानते होंगे भाई दोस्तों, सप्तांग में, ठीक है, सप्तांग में राजा, मित्र, कोष, दुर्ग, ठीक है, सेना और बल, ठीक है। राज्य, सातवें अधिकरण शगुन नीति की विवेचना करता है, बिल्कुल ठीक है, सातवां ठीक है। आठवें अधिकरण युद्ध नीति की विवेचना करता है। देखो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि जो युद्ध नीति है वो है ऑप्शन नंबर 10 में। 10वें में कौन सी है, 10वां है युद्ध नीति, ठीक है, युद्ध नीति। और अगर 8वें की बात करें, 8वें की बात करें, 8वें में क्या है, तो भाई 8वें में घातक नीति के, अगर भाई कोई घातक प्रहार करना है तो घातक नीति के निरूपण के लिए, ठीक है, घातक नीति के निरूपण की विवेचना की गई है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर एच ही गलत है। नवा अधिकरण विभिन्न आपत्तियों से बचाव की विवेचना करता है। तो भाई जो गलत है वो ऑप्शन नंबर एच गलत है, क्योंकि आप जानते होंगे भाई यह एक राजनीतिक ग्रंथ है, ठीक है, और ग्रंथ के साथ में इसमें विद्यार्थी के लिए भी, राज्य के लिए भी, राजा के लिए भी, ठीक है, किसानों के लिए भी, और कह सकते हैं भाई इसमें सेना के लिए भी बहुत कुछ जानकारी दी गई है। और देखो ये इतना शातिर आदमी था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनता है और ये जो फिर गणानंद पर आक्रमण करवाकर मगध पर शासन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है, सही कथन का चयन कीजिए। आपको 40 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए, 40 सेकंड, ठीक है, 40 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए। 40 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए।
दोस्तों गर्मी ज्यादा पड़ रही है आज, तो इसलिए मैं बाहर पसीना आ रहे हैं। तो सही कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। देखो, मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की बेलन घाटी में कोल्डी हवा में मिला है। कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा में, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो मातृ देवी की मूर्तियां अनेक सिंधु स्थलों से मिली है, जिससे इसके महत्व का पता चलता है कि सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान थी, ठीक है। ये जो मातृ देवी थी, यानी कि इसका मतलब ये था कि इस समाज में, सिंधु सभ्यता में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, इनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, ठीक है। और जो मुखिया था वो महिलाएं थी, ठीक है, और इनको पूजा जाता था, ठीक है, क्योंकि मातृ देवी थी, ठीक है। दूसरा, प्राप्त एक मूर्ति में उन्नत वक्ष स्थल पर लटके हुए कंठहार से सुसज्जित एक महिला खड़ी है, जिसके सर पर पंखाकार मुकुट की धारण है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो एक मूर्ति ऐसी मिली है कि वक्ष स्थल पर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, महिलाओं के जो वो है वक्ष स्थल, ठीक है, पर लटके हुए कंठ, यानी कि जो हार वगैरह होता है, हार, गले में हार, ठीक है, तो हार से सज्जित एक महिला खड़ी है, जिसके सर पर पंखाकार मुकुट भी है, यानी कि उसके ऊपर देखो एक महिला है इस तरीके से, उसके गले में हार है, हार टाइप, और उसमें जो है एक मुकुट है जो पंखा टाइप में, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक महिला है। तो दूसरा ठीक है। तीसरा, प्राप्त मूर्ति में स्त्री कटी वस्त्र और करधनी पहने हुए, यानी कि हल्का सा उसने क्या पहन रखा, तो इस तरीके से उसने पहन रखे हैं, ठीक है, वस्त्र पहन रखे हैं। तो तीसरा भी ठीक है। चौथा, चेहरे के रूपांकन बहुत ही स्पष्ट और सुंदर रूप में दिखाई पड़ते हैं, बनाने वाले की कुशलता का कौशल दिखाई पड़ता है। देखो दोस्तों, जो मूर्ति मिली है सिंधु सभ्यता में, वो कुछ अनगढ़ मिली है, यानी कि टूटी फूटी मिली है, नाक चपटी है, ठीक है, और देखो कुशलता का अभाव है। कुशलता का मतलब भाई कोई इतना अच्छा कारीगर नहीं था, परंतु उसने बनाई तो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर भी कह सकते हैं कि जो रूपांकन है ज्यादा सुंदर नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो उस काल में बनाई थी, इतना अच्छा कारीगर नहीं होगा, जैसे उसने देखा बेचारे ने ऐसे बनाई होगी। तो देखो कौशल का अभाव है और वो अनगढ़ है, यानी कि ज्यादा डिजाइन नहीं थी उसमें। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कुशलता का अनगढ़ है। अनगढ़ मतलब ज्यादा सफाई नहीं है, ठीक है, कुशलता का अभाव है, कुशलता का अभाव। तो भाई इस हिसाब से पहला ठीक हो जाएगा, दूसरा ठीक हो जाएगा और तीसरा ठीक हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, कुछ तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, आप भी बढ़िया सवाल है ये भी। मेरे ख्याल से ये भी आपने नहीं सुना होगा, अभी अभी तक आपने ये भी सवाल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, कलश यानी लहसुन। तो चौड़े मुंह वाला घट, यानी कि जो कलश था, जो घड़ा था, उसका चौड़ा मुंह था। ठीक है, ऐसे ना होकर ऐसा था। ठीक है, चौड़े मुंह वाला था। स्तंभ शीर्ष का निम्नतम अवयव जिसका नामकरण उसके आकार के आधार पर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा कूट। कूट क्या होता है? सम चतुरास्त्र मंदिर जो चारों पावों पर अब अभी छत और एकल कलश युक्त है, उसको बोला गया है कूट। तो ये भी ठीक है। तीसरा कर्णशाला। कर्णशाला स्तंभ के वर्गाकार निम्न और शीर्ष भाग के बीच अंतवर्ती स्पष्ट अष्टभुज या बहुभुज भाग को कर्णशाला कहा गया। तो ये गलत है, क्योंकि देखो स्तंभ के वर्गाकार निम्न और शीर्ष भाग के बीच, यानी कि ये निम्न भाग है और ये शीर्ष भाग है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको बोला गया है कुट्टू। क्या बोला गया दोस्तों? कट्टू बोला गया है। कट्टू, कट्टू बोला गया है। कट्टू का मतलब क्या होता है? स्तंभ के वर्गाकार निम्न और शीर्ष भाग के बीच अंतर्वर्ती अष्टभुज, यानी कि इसका जो आकार था वो 8 भुजाएं थी। अष्टभुज या बहुभुज भाग, इसको बोला गया है कट्टू। और जो अगर हम बात करें कर्णशाला की, कर्णशाला की, तो कर्णशाला का मतलब होता है, ठीक है, बेलनाकार, बेलनाकार मेहराबदार छत, मेहराबदार छत, ठीक है, मेहराबदार छत सहित आयताकार, आयताकार मंदिर जो कि, ठीक है, मंदिर जो कि संरचना के, जो कि संरचना के गोमुख के कोने में है, कोने में स्थित है, इसको बोलते हैं कर्णशाला। ठीक है, चौथा कुद्दू, नीड़ घासला अंकुचित कपोत के बाहर प्रक्षिप्त मेहरदार या अश्वाकार विवरण को क्या बोला गया है? कुद्दू बोला गया है। तो चौथा भी ठीक है। तो देखो इस हिसाब से जो सही है ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी ईमानदारी से बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तो 1499 रुपये में कोर्स है,
इसमें आपको थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ठीक है, और इसके साथ में आपको पीवाईक्यू क्लास, ठीक है, पेपर 1 का फुल कोर्स, ठीक है, और सभी की पीडीएफ जो होंगी वो पढ़ने को मिलेंगी। और साथ में दोस्तों 6 महीने का टेस्ट सीरीज भी फ्री है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। दिसंबर 2023 का बैच स्टार्ट हो चुका है। हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, नंबर है 8218345167। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप में स्टडी मटेरियल में जाकर मिलेगी आपको। क्लास नंबर 372 है ये, ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास करने के लिए। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल 9:30 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम, जय श्री राम, सलाम, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज, और क्या बोलते हैं, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा।